Sound rolling. Rolling. Cameras. Rolling. And we're ready to go. Action. Welcome to IdeaBuzz podcast powered by Adani with me your host Tanisha Singh. हमारे जो साइंटिस्ट हैं बड़ी बड़ी मिसाइलें तो बना लेते हैं लेकिन बोरवेल में फंसे बच्चे तक नहीं पहुंच पाते। वहाँ का जो प्रशासन था, लोकल प्रशासन, उसने कुछ ऐसा आखिर में निर्णय लिया कि बच्चे को बोरवेल में ही दफना दिया जाए। एक माही नाम की छोटी सी बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। अब उसको रेस्क्यू करने में 86 आवर का टाइम लगा। जब उसको बाहर निकाला गया तब अफसोस से के साथ कहना पड़ेगा कि उसने अपना दम तोड़ दिया था कि हर साल कई सारे बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है उसका हेल्प लिया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल टेक्निक में होता ऐसा है कि बोरवेल के पैरेलल गड्ढा करके वहाँ तक पहुँचा जाता है। हमारा बच्चा तो चला गया, वो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप हमें उसकी जो बॉडी है वो निकाल के दो तो हमारी जो मतलब में आखिरी जो विधि जो होती है, मतलब में दफन विधि जो होती है वो तो कर पाए। उसमें लगभग 2 से 5 दिन तक का टाइम लग जाता है। तब तक बच्चा बोरवेल में सर्वाइव नहीं कर पाता। प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने ये रोबोट बनाया है जो बोरवेल में फंसे बच्चे को सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सही सलामत रेस्क्यू कर सकता है। 1 घंटे के अंदर? जी बिल्कुल। तो फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ दी और स्पेसिफिक इस रोबोट के ऊपर काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया। अब मुझे देश के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, इन बच्चों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपने जो टेक्नोलॉजीज जो यूज़ करते हैं आपने वो सब में क्यों नहीं डेवलपमेंट करा? किसी की ज़िंदगी का सवाल है तो फिर मैंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ के ये रोबोट को मैंने निर्माण किया। किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लिया, स्वखर्च से जाते हैं, बच्चे को बचाते हैं, स्वखर्च से वापस आते हैं। आइडियाबाज का जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तब ज़्यादातर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे टाउन में से कोई नेशनल टीवी पर आएगा। 20 लाख रुपये जो मेरी सेविंग्स के थे वो ये रोबोट बनाने के लिए ऑलरेडी खर्च कर दिए। आज का एपिसोड थोड़ा इंटेंस होने वाला है। शायद आपकी आंखों में पानी आ जाए, शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाए, पर मैं चाहती हूँ कि आप हमारी इस कहानी से जुड़े रहिए क्योंकि ये कहानी उन 40 से 60 बच्चों के बारे में है जो हर साल बोरवेल में गिरकर अपनी जान गंवा देते हैं। और इन्हीं बच्चों के बारे में हमारे आज के एंटरप्रेन्योर ने सोचकर एक बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है जो एक रोबोट है जो बोरवेल की गहराई में जाके बच्चों की जान बचाता है और उन्होंने अभी तक 30 बच्चों की जान बचाई है। तो आइए मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से, महेश जी, हु इज़ द फाउंडर ऑफ रेस्क्यू बॉट। हाय, नमस्ते। नमस्ते। आइए बैठिए। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपसे मिलने के लिए। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं, पहले चीयर्स के साथ शुरू करते हैं। बिल्कुल। चीयर्स। तो मुझे पहले ये जानना है कि आपका जो प्रोजेक्ट है रेस्क्यू बॉट, उसके बारे में मुझे पहले जानना है। हमारा जो रेस्क्यू बोट है वो बेसिकली बोरवेल रेस्क्यू रोबोट है। हमारे देश में क्या होता है कि हर साल कई सारे बच्चे बोरवेल में गिर जाते हैं। फिर उसको रेस्क्यू करने के लिए जो हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक है उसका हेल्प लिया जाता है। लेकिन ट्रेडिशनल टेक्निक में होता ऐसा है कि बोरवेल के पैरेलल गड्ढा करके वहाँ तक पहुँचा जाता है। उसमें लगभग 2 से 5 दिन तक का टाइम लग जाता है। तब तक बच्चा बोरवेल में सर्वाइव नहीं कर पाता। तो उसको हेल्प करने के लिए, यह प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमने ये रोबोट बनाया है जो बोरवेल में फंसे बच्चे को सिर्फ 1 घंटे के अंदर अंदर सही सलामत रेस्क्यू कर सकता है। 1 घंटे के अंदर? जी बिल्कुल। तो अभी आप मुझे कोई कहानी बता सकते हैं जो आपने पहले बच्चे को जो बचाया था? कहानी है हमारे सेकंड प्रोटोटाइप की। तब कोविड चल रहा था। हरियाणा में एक 3 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। तो उस टाइम पे कोविड के कारण हर जगह पे लॉकडाउन लगा हुआ था। तो फिर एनडीआरएफ की ओर से हमें कॉल आता है, बोलते हैं कि आपका जो रोबोट है उसका टेस्टिंग भी हो जाएगा और बच्ची की जान भी हम अगर बच सके तो बचा पाएंगे। तो फिर हम वो रोबोट लेकर वहाँ पर हरियाणा गए थे और हमारा जो सेकंड प्रोटोटाइप था जो ज़्यादा मैनुअल था उसमें हमने ऑटोमेशन एआई का इम्प्लीमेंट नहीं किया था।
फिर भी हमने 2 घंटे के अंदर अंदर उस रोबोट की मदद से उस 3 साल की बच्ची को सही सलामत रेस्क्यू कर लिया था। तो ये जो था ये आपके आइडियाबाज के पहले आपने जो किया था? हाँ, ये जो प्रोटोटाइप जो आपने उस आइडियाबाज के एपिसोड में जो आपने दिखाया था, वो प्रोटोटाइप आपने यूज़ करके वो बच्चे को बचाया था? जो आइडियाबाज में हमने प्रोटोटाइप दिखाया था वो 3rd वर्जन था। अच्छा। और हमने पहला रेस्क्यू किया था वो 2nd वर्जन से किया था। अच्छा, तो उसके बाद उनके मम्मी पापा की खुशी और उसके बारे में देखिए, जब भी हम कहीं पर रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं और बच्चे को हम सही सलामत बाहर निकालते हैं, तो उसका हम बोल के वर्णन नहीं कर पाएंगे कि उसके फैमिली वाले लोगों की क्या कितनी खुशी होती है, उनके गांव वाले लोगों की कितनी खुशी होती है। बस हम देख के आंख भर जाती है, बस इतना ही कह सकते हैं। तो अभी तक आपने कितने सारे स्टेट्स में आपके मशीन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हो? अभी हम शुरुआत अभी कर रहे हैं आइडियाबाज के बाद। इससे पहले हमारा सिर्फ एक ही विज़न था, सेवा। पर बाद में धीरे धीरे पता चला कि हम सिर्फ सेवा करके हर बच्चे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि एक ही रोबोट था और अदर स्टेट में कहीं पर अगर कोई बोरवेल दुर्घटना होती है तो वहाँ तक हमें पहुँचना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाय रोड ही जाते हैं। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता था। तो अब हमारा विज़न ऐसा है कि हम यह रोबोट हर एक स्टेट में कम से कम 2 से 3 रोबोट तो वहाँ पर स्टेट में होने ही चाहिए, कि अगर कोई बोरवेल में बच्चा गिरा है तो वो उस रोबोट की मदद से वहाँ की जो लोकल अथॉरिटीज़ है वो रेस्क्यू कर सके। और अगर हमारी ज़रूरत पड़ी तो मुझे अकेला वहाँ पर जाना होगा तो मैं बाय फ्लाइट जाऊँगा, तो जल्द से जल्द पहुँच पाऊँगा। सही बात है। तो आप तो एक भगवान का रूप हो उन माँ बाप के लिए और इस देश के जो उन बच्चों के लिए जो बोरवेल में गिरे हैं। तो मुझे ये जानना है कि आपका ये सब जो सोच है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ है? मैंने इस रोबोट के ऊपर काम चालू किया, उससे पहले मैं डिफेंस में काम कर रहा था। अच्छा। हाँ, और 2016-17 की बात है। मध्य प्रदेश में एक माही नाम की छोटी सी बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। अब उसको रेस्क्यू करने में 86 आवर का टाइम लगा। जब उसको बाहर निकाला गया तब अफसोस से के साथ कहना पड़ेगा कि उसने अपना दम तोड़ दिया था। और कोइंसिडेंसली उसी दिन हमारा अग्नि मिसाइल लॉन्च भी हुआ था। तो अमिताभ बच्चन जी ने तब एक ट्वीट किया था कि हमारे जो साइंटिस्ट है बड़ी बड़ी मिसाइलें तो बना लेते हैं लेकिन बोरवेल में फंसे बच्चे तक नहीं पहुंच पाते। तो उसकी जो बात थी ना वो ट्रिगर कर गई कि ना, बात तो वो सही बोल रहे हैं। हमारे पास ऐसे साइंटिस्ट है कि अगर वो चाहे तो बच्चे जो बोरवेल में फंसे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए कोई ना कोई तो आविष्कार कर ही सकते हैं। लेकिन कोई कर नहीं रहा था, क्योंकि पहला जो केस था वो प्रिंस का था। आज से लगभग 20-22 साल पहले की बात है। उसके बाद भी उसमें कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो मुझे लगा कि चलो इसके ऊपर कुछ करना चाहिए। तो साथ में मैं जॉब के साथ साथ इसके ऊपर काम करता था। 2018-19 की बात करूं तो गुजरात के वडोदरा में एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। अब जब उसको रेस्क्यू करने की कोशिश की तो हो नहीं पाया। तो वहाँ का जो प्रशासन था, लोकल प्रशासन, उसने कुछ ऐसा आखिर में निर्णय लिया कि बच्चे को बोरवेल में ही दफना दिया जाए। अभी क्या था कि बच्चा अपनी जान ऑलरेडी गंवा चुका था और जो बच्चा था वो मुस्लिम कम्युनिटी से था। अब वो बच्चे की माँ बोल रही थी वहाँ के जो प्रशासन है उसको कि अब हमारा बच्चा तो चला गया, वो तो नहीं आ पाएगा, लेकिन आप हमें उसकी जो बॉडी है वो निकाल के दो, तो हमारी जो मतलब में आखिरी जो विधि जो होती है, मतलब में दफन विधि जो होती है वो तो कर पाए। लेकिन प्रशासन वहाँ पर भी लाचार था क्योंकि बच्चा निकल ही नहीं पाता था, ऊपर ऑलरेडी मिट्टी गिर गई थी। तो मुझे लगा कि चलो अब इसको फुल टाइम ही करना पड़ेगा और कुछ ना कुछ एक साल के अंदर अंदर ऐसा आविष्कार करना पड़ेगा कि कोई बच्चा बोरवेल में अपना दम ना तोड़े। तो फिर मैंने मेरी जॉब छोड़ दी और स्पेसिफिक इस रोबोट के ऊपर काम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया। तो यही आपका टर्निंग पॉइंट था? जी बिल्कुल। जहाँ पे आपने सोचा कि अब मुझे देश के लिए कुछ करना ही पड़ेगा, इन बच्चों के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। जी बिल्कुल। तो जैसे हम लोग पहले बातें कर रहे थे कि आपके जो पिताजी हैं वो एक किसान हैं जी। और आप लोग का
जब मतलब किसान में आपने जो टेक्नोलॉजीज जो यूज़ करते हैं आपने वो सब में क्यों नहीं डेवलपमेंट करा? आपने पूरा ही डोमेन मतलब स्विच करके आप अभी देश के लिए कुछ कर रहे हो। जी बिल्कुल मैम, एग्रीकल्चर में कई सारे ऐसे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं कि वो ऑलरेडी उसके ऊपर अच्छे अच्छे आविष्कार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में हो या फिर बीज में हो, जो हाइब्रिड बीज बनते हैं उसमें हो। आजकल तो एग्रीकल्चर में भी ड्रोन्स है और पेस्टिसाइड्स और ये सब के लिए भी ये लोगों ने काफ़ी रिसर्च करके काफ़ी किया है। हाँ, इंडिया में काफ़ी कर रहे हैं। और मैंने क्या पसंद किया कि जहाँ पर कोई नहीं करता और जिसकी नीड है, हाँ उसमें बिजनेस लेवल पर इतनी ज़्यादा मनी नहीं है, लेकिन उसकी नीड तो है क्योंकि किसी की ज़िंदगी का सवाल है। तो फिर मैंने इस क्षेत्र में आगे बढ़ के ये रोबोट को मैंने निर्माण किया। हाँ, क्योंकि अगर आप देखा जाएगा कि अगर आप 28 स्टेट्स है, अगर आपने सारे 28 स्टेट्स को भी आपका मशीन दे दिया तो आपका तो जो बिजनेस का जो स्केल है, जो पैसा जो आप कमा सकते हो वो तो आप नहीं कमा पाओगे। जी बिल्कुल नहीं कमा पाऊंगा। तो आपने तो पैसों के बारे में नहीं सोचा, आपने सिर्फ वो बच्चों की जान के बारे में ही सोचा है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने जब पहला प्रोटोटाइप बनाया था तब से ये राष्ट्र को ही समर्पित कर दिया था कि इसमें से हमें कुछ भी नहीं कमाना है। और अब तक हमने जितने भी बोरवेल रेस्क्यू में पार्टिसिपेट किया है, कहीं पर से किसी के पास से 1 रुपया भी नहीं लिया। स्व खर्च से जाते हैं, बच्चे को बचाते हैं, स्व खर्च से वापस आते हैं। तो सब कुछ आप एंड टू एंड सब कुछ आप ही कर रहे हो। जी बिल्कुल। तो मतलब आपका माइंडसेट कैसा होगा? क्योंकि ये सब करने के लिए, किसी की जान बचाने के लिए खुद इतना मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। तो आपका माइंडसेट, आप क्या सोचते हो? देखिए, बड़े कहते हैं ना कि घर का जो वातावरण रहता है, परवरिश जो रहती है, उसका असर बहुत ज़्यादा रहता है। मेरे पापा पढ़े लिखे नहीं हैं, 0 है, लेकिन उसका माइंडसेट ऐसा है कि वो बचपन से मेरे माइंड में एक ही बात डालते हैं कि बेटा सबसे पहले देश, बाद में अपना स्टेट, बाद में अपना शहर गांव, फिर मोहल्ला, फिर परिवार, और फिर तू अपने आप को समय देना। तो उसका जो वो बात माइंड में आ गई, तो उसके ऊपर ही मैं चल रहा हूँ अभी तक। मतलब आपने और आपके पिताजी ने पूरी जिंदगी सिर्फ देश के लिए किया, क्योंकि आपके पापा भी किसान हैं, तो किसान भी तो देश के लिए ही कर रहे हैं। जी बिल्कुल। फिर आपने काम भी डिफेंस में किया। हाँ। उसके बाद फिर अभी आपने ये बनाया। तो अभी आपके मतलब आपके बाकी सारे घर के मेंबर्स, मतलब वो भी आपके पूरा साथ दे रहे हैं? जी बिल्कुल। सबसे बड़ा साथ तो मेरे पापा का ही है। और घर में हम जो भाई बहन हैं उनमें मैं बड़ा हूँ। तो गुजरात में क्या होता है कि बड़ा भाई हो या फिर बड़ी बहन हो, तो वो पापा से सेकंड उसका पावर रहता है घर में। तो वो तो सब मेरे साथ में ही है, लेकिन पापा का साथ है वो सबसे बड़ा साथ है। मतलब अगर पापा खड़े रहेंगे ना तो सही में कोई भी मुश्किल वक्त में सब आसान हो जाता जी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे अब ये जानना है कि आइडियाबाज के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं? देखिए, आइडियाबाज का जब एपिसोड टेलीकास्ट हुआ तब ज़्यादातर लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतने छोटे टाउन में से कोई नेशनल टीवी पर आएगा। नेशनल टीवी पे आया, लोगों को पता चला। वैसे भी हमारे जो टाउन है बहुत छोटा है, हर लोगों को पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, लेकिन सबका माइंडसेट ऐसा था कि ये सिर्फ सेवा कर रहा है तो वो खुद के लिए क्या करेगा। लेकिन मेरा विज़न क्लियर था कि सेवा के लिए सिर्फ एक ही इन्वेंशन है, आगे और इन्वेंशन के साथ कुछ और करूँगा जिसके मदद से मैं बिजनेस में कुछ ना कुछ कर लूँगा। अच्छा, तो कुछ और करेंगे? मतलब इसके बाद आपने भी कुछ और सोचा है कि? जी बिल्कुल। हम रेस्क्यू बोर्ड के अंडर ही, क्योंकि हमारा जो कंपनी है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में रजिस्टर है, तो हमारा पहला इन्वेंशन बोरवेल रेस्क्यू रोबोट है। जो डेडिकेट राष्ट्र को, नेशन को डेडिकेट है। उनमें से हमारा ऐसा विचार नहीं है कि कुछ उसमें से बिजनेस लेवल पर पैसा कमाए। लेकिन हमारा जो दूसरा इन्वेंशन है जिसके ऊपर हमने ऑलरेडी काम चालू कर दिया है, वो भी हम आने वाले 1.5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका आगे का क्या प्लान है? मतलब जो आप जो बोल रहे हो, जो आप बनाने वाले हो, वो क्या है? क्या आविष्कार आपने अभी लाया है? देखिए, एक सिक्योरिटी पोड है, आहिरा सिक्योरिटी पोड। बेसिकली इसका काम ऐसा होगा कि आपने देखा होगा कि हमारे जो सोल्जर्स है, बीएसएफ के जवान है, वो
इतनी तपते रेगिस्तान में भी पेट्रोलिंग करते हैं। न्यूज़ में कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि तपते रेगिस्तान की जो रेत होती है वो रेत में पापड़ सेक लेते हैं। और आप चीन बॉर्डर के आसपास की बात करें तो वहाँ पर इतनी ठंडी होती है कि जो सोल्जर्स का खाना होता है वो ठोस बर्फ़ के रूप में होता है। तो एक जगह पर हाई टेम्परेचर है तो दूसरी जगह पर सबसे लो टेम्परेचर है, वहाँ पर भी वो पेट्रोलिंग करते हैं हमारे राष्ट्र की रक्षा के लिए। तो हम उसके लिए कुछ तो कर सकते हैं कि उसकी लाइफ कुछ आसान बन सके। तो हमारा जो सिक्योरिटी पोड है ये क्या करेगा कि सिंगल ट्रैक पर चलेगा, और जहाँ पर 200 जवान की ज़रूरत पड़ती है वहाँ पर सिर्फ सिक्योरिटी जो पोड होगा, आहिरा पोड, वो पोड में सिर्फ 2 जवान रहेंगे और उसको हर प्रकार की वहाँ पर सुविधा मिलेगी। टेम्परेचर भी वो अपने हिसाब से वहाँ पर रख पाएंगे, वहाँ पर उसको आराम करना है तो वो भी कर पाएंगे, और 2 जवान सिर्फ 200 लोगों का काम कर पाएंगे बॉर्डर के ऊपर। मतलब जो काम 20-30 लोग करते थे, सोल्जर्स आर्मी करते थे, वो ही आप और अब वो जो आपका जो बनाया है सिक्योरिटी पॉड ही कर सकता है। हाँ, कर सकता है। तो मुझे जानना है कि आपको रिसर्च और ये सब करने में हेल्प कौन कर रहा है, क्योंकि कितना, क्योंकि बहुत रिसर्च और बहुत टाइम और ये सब लगेगा। देखिए, मेरा एक फ्रेंड है जो आज साथ में आया हुआ भी है, मेहुल चौहान। तो हम क्या, जब भी फ्री रहते हैं, बैठते हैं, बात करते हैं, तब कुछ ना कुछ ऐसे ही आइडिया के बारे में बात करते हैं कि जिसके ऊपर और कोई सोच नहीं सकता। तो हम कोई एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किस प्रकार से आसानी से हो, कॉम्प्लिकेटेड सॉल्यूशन लेकर आना वो हमारा मकसद नहीं है। उसका सॉल्यूशन बहुत आसान हो वैसा हम करके कुछ ना कुछ सोचते हैं। फिर उसके ऊपर 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना रिसर्च करते हैं क्या कर सकते हैं। मान लो कि अभी मैंने आहिरा पोड के बारे में आपको बताया, तो कई सारे ऐसे आर्मी ऑफिशियल्स है जो रिटायर्ड है, जो मतलब में बॉर्डर पे ऑलरेडी उसने काम किया हुआ है, उसके साथ भी हमने कई सारे के साथ बात की, क्या प्रॉब्लम होता है, उसका हमें क्या सॉल्यूशन देना चाहिए। हमने हमारे दिमाग से ऐसा नहीं सोचा कि हम ऐसा करेंगे तो उसका सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है ऑलरेडी उसको ही पता चलेगा कि ऑलरेडी क्या प्रॉब्लम है, तो उसको क्या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। तो हम वही अभी कर रहे हैं कि उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे इन्वेंशन के थ्रू दे। तो मतलब आप बेसिकली पहले एक प्रॉब्लम को पकड़ते हैं, फिर उसके बाद आपके फ्रेंड के साथ सब डिस्कस करते हैं कि क्या है, और उसके बाद फिर आप उसको रिसर्च करने के बाद उसको आप इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हो। तो उसके बीच में आप बहुत लोगों से हेल्प मांगते हो, और मतलब कैसे आप करते हो? जैसे अगर मैं अभी जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक आइडिया है, तो अभी आप मुझे एक परेशानी है कि चलो मुझसे कुछ नहीं बन रहा है, तो आप मुझे अगर स्टेप बाय स्टेप ऐसे बता सकते हैं कि मैं वो प्रॉब्लम को एक सोल्यूशन तक लेके आ सकती हूँ। जी बिल्कुल। मान लीजिए कि हम अब यहाँ पे हमारे सामने पेस्ट्री पड़ी है, बराबर। आप मतलब मैं एक एग्जांपल से मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको किस प्रकार से बेक करना है। तो आप क्या करेंगी कि कोई अच्छा सा शेफ होगा, उसको पकड़ेंगे, उसको पूछेंगे कि आपको बेकिंग करने में क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मतलब में आपको बेक करना आता है, लेकिन आपको कुछ ऐसा करना है कि ये बेक करने के बाद कुछ और उसमें एडिशनल हो जाए कि लोगों को खाने में भी अच्छा लगे, जो बना रहा है उसको बनाने में आसान रहे। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ। तो हम ऐसा ही करते हैं। मान लो कि हमारा जो बोरवेल रेस्क्यू रोबोट है, जब हमने उसके ऊपर शुरुआत की इसको बनाने की, तो हमने क्या किया, पहला प्रोटोटाइप बनाया, तब सिर्फ मेरा 40,000 रुपये में बन गया था। अच्छा, आपका पहला प्रोटोटाइप 40? हाँ, सिर्फ 40,000 रुपये में बन गया था। हाँ, ये मुझे लिखना है। हाँ, क्योंकि मुझे ना नंबर्स की भी बात करनी थी इसके बाद। जी बिल्कुल। अभी क्या था कि ये हमने प्रोटोटाइप तो बना लिया, फिर अभी हमने क्या किया, लोकल लेवल पर फायर डिपार्टमेंट है, SDRF है, उसको दिखाया। तो उसको बोला कि इसमें क्या अभी हमें सुधार करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा कि आप लोग इसको सही से इस्तेमाल कर सको। तो उसके बाद हमारा कनेक्शन करवाया NDRF की ओर से। तो NDRF के साथ जब हम गए तब हमें पता चला कि उसको क्या क्या प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो जितने भी उसके पास जो प्रॉब्लम आ रहे थे उसको सॉल्यूशन करने के लिए, जैसे आपने अभी लिखा, तो हमने भी लिस्ट बनाया कि हमें ये अपडेट करना है। तो फिर हमने एक दूसरा प्रोटोटाइप वर्जन बनाया। वो प्रोटोटाइप वर्जन सफल था, उसके मदद से हमने बच्चों को रेस्क्यू भी किया।
फिर एनडीआरएफ का मतलब आपने तो 40,000 रुपए से ही बना के प्रोटोटाइप से आपने उस बच्ची की जान बचाया था। नहीं, ये पहले वर्जन से हमने हाँ। बच्ची की जान नहीं बचाई थी। सेकंड प्रोटोटाइप हमने जो तैयार किया वो हमारा लगभग 11 लाख के आसपास अच्छा, उसका 11 बना लाख था। था। हाँ ठीक है। फिर उस रोबोट की मदद से हमने बच्ची की जान बचाई। तब एनडीआरएफ को कुछ परेशानियां हुई थी क्योंकि वो पूरी तरह से मैनुअल था। तो फिर वहाँ से एक और सजेशन आया कि आपको ऐसा अपडेट करना चाहिए कि हमारे जो ऑपरेटर है उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो उसके लिए क्या करना, तो फिर हमने ऑटोमेशन लाया, एआई इम्प्लीमेंट किया। अच्छा, उसमें आपने सब ऑटोमेशन लाया। हाँ। जितना इजी हो पाए हर एक हाँ, चीज़, वो सब आपने सारी कोशिश की। हाँ, वो कोशिश की और आखिरकार हमने जो हमारा मेन जो प्रोटोटाइप वर्जन था जो हमने आइडियाबाज में दिखाया था वो बना लिया। उसकी मदद से हमने ज़्यादातर बच्चों का रेस्क्यू किया है। तो उसमें मुझे याद है आपने प्रोफेसर प्रभु जी को बताया था कि आपको 35 लाख का एक मशीन का पूरा खर्चा है। जी बिल्कुल। तो उसके बाद उन्होंने बताया था कि वो आपका प्रोडक्शन का रिड्यूस करने में कोशिश करेंगे। हाँ, उसकी तो कितना रिड्यूस हो पाया है? हाँ, और कितना जिमी सर का जो है एकेडमी है जो उसकी भी हमने मदद ली। फिर प्रभु सर, उसकी थोड़ी थोड़ी सलाह मिली। तो फिर हमें पता चला कि हमें कहाँ से जो कॉस्ट है उसको रिड्यूस करना है। तो फिर हमने अब तक 28 लाख रुपीस तक उसका कर दिया है। और ये जो सिक्योरिटी जो बोर्ड का जो आपने जो इन्वेंशन किया है, तो मतलब ये सब तो पहले कभी था ही नहीं। नहीं, ये जो सिक्योरिटी पोड है वो इंडिया में तो नहीं था, वो पूरे विश्व में नहीं था। जब रेस्क्यू बोट इसका लॉन्च करेगी तो पूरे विश्व में एकमात्र ये इन्वेंशन होगा। तो मतलब आपने हिस्ट्री बनाई है आपके इन्वेंशन से। जी बिल्कुल। मतलब आप इतने एकदम स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से और एकदम रिसर्च करके इन डेप्थ रिसर्च, मतलब आपने साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजी ये सब से भी सीखा या फिर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है? मतलब मुझे जानना है कि मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग ही है। मैं बीटेक एमटेक और मेरा क्वांटम फिजिक्स में पीएचडी भी है। अच्छा, आप पीएचडी हो? जी बिल्कुल। तो मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, उसके हिसाब से भी मैं सोचता था। फिर क्या पता कि क्या हुआ होगा। मैं सबसे छोटा था, मैं 8वीं क्लास में था। मैं 8वीं क्लास में मैं हॉस्टल चला गया था, पापा ने हॉस्टल में भेज दिया था। तो क्या कारण हुआ होगा मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ पर बच्चे थे, टीचर्स थे, वो सब मुझे साइंटिस्ट बुलाते थे। अभी क्या होता है कि स्कूल्स में कुछ बच्चों को साइंटिस्ट या फिर कोई और नाम से बुलाते हैं, तो कुछ उसको चिढ़ाने के लिए भी बुलाते हैं। पर मुझे जहाँ तक याद है तो मुझे ऐसा पता है कि वो प्रेम से बुलाते थे, कोई चिढ़ाने के लिए नहीं बुलाते थे। तो माइंड में ऐसा था कि चलो साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। तो फिर मतलब मैं था, हमेशा से लोगों को उम्मीद थी ही कि आप कुछ बड़ा ही करोगे। जी बिल्कुल। और हमेशा आपका जो सोच भी था कि आपके पापा ने भी आपको ये बोला था कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है, तो आपने बचपन से यही सब चीज़ें ही सुनी हैं। जी बिल्कुल। तो इसमें मुझे ये क्वेश्चन पूछना है कि मतलब आपने अपने पापा के बारे में बताया, तो आपकी मम्मी ने कैसे आपको इन्फ्लुएंस किया ये सब चीज़ों में? देखिए, क्या इम्पैक्ट किया है आपको? पापा किसान है, मैंने आपको बताया। मेरे जो मम्मी है वो गृहिणी है। तो उसका ऐसा था कि जो पापा भी पढ़े लिखे नहीं है, मम्मी भी पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन उसको इतना तो विश्वास था कि जो भी कुछ करेगा ये वो अच्छा ही होगा। क्योंकि मैं उसको अगर टेक्निकल बातें समझाने जाऊंगा ना तो उसको नहीं पता, लेकिन अगर मैंने उसको बोला, मैं कहीं रेस्क्यू में गया आया, वो इतना ही पूछती है कि क्या हुआ बच्चे का। मैं बोलूँ बच गया, आँख में आंसू आ जाएंगे और मंदिर पे जाएंगे, भगवान की ओर दिया करेंगे, बस। मम्मी का इतना सपोर्ट है, पर वो सपोर्ट भी मेरे लिए बहुत बड़ा है। तो मतलब सबसे ज़्यादा आपको मदद किसने किया ये टेक्नोलॉजी बनाने के लिए यार? देखिए, सबसे ज़्यादा पहले तो मोरली सपोर्ट होना चाहिए। क्योंकि मैं जब जॉब कर रहा था, अच्छी खासी मेरी सैलरी थी, इनकम आ रही थी घर पे। मैंने मेरे पापा को बोला कि मैं ये करना चाहता हूँ और हो सकता है कि मेरी जो सेविंग्स है इसमें चली जाएगी और आगे मेरी इनकम जो है वो भी बंद हो जाएगी। फिर भी बोले कि तुम्हें जो सही लगे वो कर, राष्ट्र के हित में है तब तो मेरा साथ तुम्हें है। और मैंने
20 लाख रुपये जो मेरी सेविंग्स के थे वो ये रोबोट बनाने के लिए ऑलरेडी खर्च कर दिए। फिर थर्ड प्रोटोटाइप बनाना था, उसके लिए मेरे पास नहीं थे। जो फंड था वो नहीं बचा। पापा बोले कि अगर आगे बढ़ना है और बच्चों की जान बचानी ही है तो हम कुछ भी करके ये आगे लेकर जाएंगे और बच्चों की जान बचाएंगे। पापा ने जमीन भी गिरवी रख दी और जो फंड था वो मैंने रोबोट बनाने में लगाया। तो मतलब किसान का तो ज़मीन ही उनका धर्म है। जी बिल्कुल। और आपने वही गिरवी रख दी, मतलब आपके पापा को आप पे इतना विश्वास था कि हाँ मेरा बेटा कुछ करेगा ही इस देश के लिए। जी बिल्कुल, वो भी विश्वास था। फिर मेरी इनकम तो बंद हो गई थी। उल्टा मैं ये इन्वेंशन के ऊपर खर्च ही कर रहा था। और कभी कभी क्या होता था कि मान लो कि आज सुबह घर में राशन भरने के लिए बात हो गई। घर में कुछ पैसे 10-12 हज़ार रुपये कि चलो एक महीने का राशन डाल देते हैं। तो पापा बोलते हैं कि हम शाम को जाएंगे, राशन लेकर आएंगे और घर में डाल देंगे। और तभी क्या होता था कि दोपहर के बाद कोई कॉल आ जाता है कि यहाँ पर कोई बच्चा बोरवेल में गिर गया है। तो जो राशन का पैसा था उसका मैं पेट्रोल डलवाता था गाड़ी में और उसको रेस्क्यू करने के लिए चला जाता था। फिर भी पापा बोलते थे कि उसका हम देख लेंगे। मतलब आप लोगों ने राशन ये सब कभी अपने बारे में आप लोगों ने सोचा ही कभी नहीं। और कभी कभी एक बार की बात कर रहा हूँ, एक बच्चा बोरवेल में गिर गया। प्रशासन की ओर से हमें फोन आया कि आप आ जाइए। उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ 700-800 रुपये होंगे, नहीं थे, कुछ भी फंड नहीं था। फिर मैंने वहाँ पर थोड़ी रिक्वेस्ट की कि अगर आप वहाँ तक पहुँचने की मेरी को सुविधा कर पाओ। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में क्या होता है कि तुरंत निर्णय नहीं आता। तो उसने बोला कि थोड़ा टाइम लगेगा, उतने टाइम में अगर बच्चा को कुछ हो गया। फिर मैंने सोचा कि सही बात है, गवर्नमेंट में तो क्या होगा, हो ना हो। मेरे पास जो मोबाइल था वो मैंने बेच दिया। आपने उनका फ़ोन बेच दिया था? हाँ, मैंने फ़ोन बेच दिया और उस बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए मैं निकल गया। मतलब आप में इतनी अंदर से वो एक इनर कॉलिंग है ना कि मुझे बस देश के लिए ही जीना है और सिर्फ देश के लिए ही कुछ करना है। जी बिल्कुल। और आपने कर दिखाया है। इससे आपसे ये पूछने कि आपने देश के लिए इतना कुछ किया है, तो आप ये सोच रहे हो कि आप शादी करोगे या मतलब कुछ आपके लिए भी? देखिए, अब तक का मेरा जो टाइम था वो क्या कहते हैं, इतना स्ट्रगल था जीवन में। रेस्क्यू बोट बनाने के लिए, फिर जितना भी मतलब मैं सेविंग्स था सब कुछ मैंने डाल दिया था। फोन, पेट, राशन, बिल्कुल सब कुछ ही। और वो भी आपको पता नहीं कि क्या होगा। मतलब आपको कभी अपने आप को सेल्फ डाउट किया कि मैं अगर नहीं बना पाया मशीन या फेलियर कुछ भी? देखिए, वो मेरा पॉजिटिव पॉइंट है या फिर नेगेटिव पॉइंट मुझे नहीं पता। लेकिन कुछ भी अगर मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कभी सोचता नहीं कि मैं नहीं बनेगा। बनेगा ही, उसके हिसाब से तब भी मैं उसके ऊपर काम चालू करूँगा कि ये बनेगा। टाइम कितना लगे वो नहीं पता, लेकिन बनेगा वो बनेगा। 100% बनेगा, तब भी मैं काम करता हूँ। और मैंने जब रोबोट बनाने का काम चालू किया था तब भी मुझे पता था कि मैं बनाऊंगा, कुछ भी करूंगा, कैसे भी करूंगा, बनाऊंगा। बनाने के बाद रेस्क्यू के लिए मेरे पास सेविंग्स नहीं थी, मेरी कोई इनकम नहीं थी। कुछ भी करके कुछ भी हो जाए, मैंने रेस्क्यू के लिए वहाँ पर गया। जो मेरे फ्रेंड्स थे उसका भी सपोर्ट था। अभी मेरे साथ जो आए हुए हैं मेहुल चौहान, तो उसका भी सपोर्ट रहा। रात को अगर कभी 2 बजे भी कोई कॉल आता है और बोलते हैं कि आना पड़ेगा, मैं सिर्फ उसको फ़ोन करता हूँ, आ जाता है, चले जाते हैं रेस्क्यू के लिए। एक दोस्त का सहारा लाइफ में बहुत ही ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल। वो दोस्त अगर बोलेगा ना कि नहीं तू कर लेगा तो वो हो ही जाता है। हो ही जाएगा। और आइडिया बाज के बाद क्या हुआ है कि अब लोगों को पता चल गया कि ये सिर्फ सेवा उसकी मकसद है। तो अभी अगर कहीं पर कोई बोरवेल दुर्घटना होती है, डायरेक्ट मुझे कोई कॉल करता है, तब तो मैं अपने हिसाब से चला जाता हूँ। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हमारा जो लोकल लेवल पर प्रशासन है, अमरेली हमारा डिस्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर डीएम ऑफिस में कॉल जाता है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कोई एक साइंटिस्ट है जिसने ऐसा इन्वेंशन किया है, तो उसका नंबर दो या फिर उसका कांटेक्ट करवा दो।
तो अभी क्या है कि ऑफिस से ही हमें बोला जाता है कि आप अपनी गाड़ी लेकर नहीं जाएंगे, हम ही आपको प्रोवाइड करेंगे और आपको जो भी खर्च होगा वो करेंगे। तो इतना तो फायदा हुआ है आइडिया बस की ओर से। वो तो है। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, आपका शादी का क्या प्लान है? अभी क्या है कि फैमिली के साथ ऐसा डिस्कस हो रहा है कि दिवाली के बाद शादी कर लेंगे। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तो आपने सोचा है कि दिवाली के बाद आप? जी बिल्कुल। तो और दिवाली तक, अब तक मैंने आपको बोला था ना कि अब तक आज तक मैंने अपने ऊपर 0 इन्वेस्ट किया है, समय ही नहीं दिया। तो अभी से थोड़ा थोड़ा खुद को समय देंगे, थोड़ा जिम विम जाएंगे, थोड़ा फिट होंगे। आपकी धर्म पत्नी के लिए आप ये सब करोगे? करना पड़ेगा। तो आपकी जो अभी जो पत्नी है वो आप लोग कैसे मिले हो, और उनका भी विचार ऐसा ही है? देखिए अभी हमारी कम्युनिटी में ज्यादातर क्या होता है, अरेंज मैरिज होता है। बराबर। तो अभी पापा फाइनलाइज करेंगे। दो तीन जगह पे बात चल रही है। अच्छा। और लड़कियां जो है वो मेरे माइंडसेट की ही है। अब ऊपर वाला देखेगा कि किसके साथ मेरा जोड़ान होता है। तो जहाँ तक हमारी बात से मैं ये समझ पाई हूँ कि आपकी पर्सनालिटी सबसे नंबर 1 है ऑप्टिमिज्म, कि आप हमेशा पॉजिटिव ही रहते हो कि जो भी मैं करूँगा वो बेस्ट ही करूँगा। सेकेंडली, आपका पर्पस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि देश के लिए करना है, देश के बच्चों के लिए देश के बच्चों को बचाना है। मतलब पर्पस आपका डन है, आपका ऑप्टिमिज्म है। और तीसरा है कि आप बहुत रिसर्च और प्लानिंग बहुत करते हो। जी बिल्कुल। कि मतलब आपने कोई भी चीज़ को ले लिया, उसको वो आप करके पूरा रिसर्च करके आपको पूरा नॉलेज है। और क्या क्या पर्सनालिटीज आपको लगता है कि एक एंटरप्रेन्योर में होना चाहिए? बहुत बेसिक है, ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को कोई आइडिया आता है तो अगर वो सोचेगा कि इस आइडिया को मैं कल इम्प्लीमेंट कर लूँगा तो नहीं होगा। पहले उस आइडिया को समझो, वो आइडिया से किसकी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है। और किसी की अगर प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम सोल्व हो रही है, लेकिन क्या उसको लगता है? पहला वो जानो, रिसर्च करो कि मैं जिस भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ क्या वो सही में सॉल्यूशन है। उसका रिसर्च करना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर एक बार कोई पॉइंट पकड़ लिया कि हाँ ये मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तो फिर आप उसके ऊपर इतना रिसर्च करो कि आपका उसका मतलब में बोलते हैं ना, हमारे गुजराती में तो ऐसा बोलते हैं कि जो पाँव का जो नाखून होता है वहाँ से लेकर सर के बाल तक सब कुछ उस आइडिया के बारे में पता होना चाहिए। मतलब आपको बारीकी बारीकी डिटेल्स आपको सब पता होनी चाहिए। हाँ, फिर आप उस आइडिया को रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैदान में उतर जाओ। और फिर आप मैदान में जब उतरोगे ना, तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सही बात है। तो इससे मुझे ये जानना है कि आइडिया बास के बाद आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस आए हैं? जी देखिए कि हमारा टाउन छोटा है, फिर भी लोग नहीं पहचानते थे। आइडिया बाज के बाद लोग पहचानने लगे। सामने कोई मिलता है तो बोलते हैं कि आप तो टीवी में आए थे और आपका काम भी बहुत अच्छा है। फिर अभी हम जब रेस्क्यू के लिए जा रहे हैं तब भी लोगों को पता होता है कि ये कौन है। और पॉजिटिवली देखें तो फैमिली में जो हमारे जो कुटुंबीजन होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उसका माइंडसेट भी थोड़ा सा डाइवर्ट हुआ। पहले उसका माइंडसेट कुछ अलग ही था कि सच में ये सिर्फ सेवा ही करेगा तो खाएगा क्या करेगा कैसे कैसे चलाएगा। फिर लेकिन अब उसको भी लगने लगा है कि चलो ये कुछ ना कुछ तो कर ही पाएगा। आपका नेक्स्ट 10 इयर्स का फ्यूचर प्लानिंग क्या है? देखिए अभी हमारा फर्स्ट इन्वेंशन बोरवेल रेस्क्यू रोबोट, जो राष्ट्र को समर्पित, बराबर। सेकंड हमारा अहिरा, तो हम उसको 2 साल देंगे। 2 साल के अंदर अंदर हम वो जो अहिरा है, जो सिक्योरिटी पोड है, उसको मार्केट में लाकर मार्केट को हिलाने वाले हैं, वो पक्का है। क्योंकि अभी तो कितना ही चल रहा है और अभी तो नीड ऑफ द आवर है। सिक्योरिटी पोड इज तो नीड ऑफ द आवर, प्लस आप इससे सोल्जर्स को भी बचा रहे हो। बिल्कुल। जो काम 20 जन कर रहे थे वो अभी 2 जन करेंगे। जी। और उसके बाद भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो ही हमारा फोकस रहेगा। ऐसे रिसर्च करेंगे, ऐसे डेवलपमेंट करेंगे, ऐसे इन्वेंशन लाएंगे
कि जो पूरे विश्व में नहीं हो गए, लेकिन हमारी कंपनी रेस्क्यू बोट लेकर आएंगी, वो पक्का है। रेस्क्यू बोट जो आप लोगों ने सारे स्टेट्स को सेल किया है, करने वाले हैं हाँ। तो फिर उसका जो मेंटेनेंस रहेगा और फिर उसका जो सॉफ्टवेयर सब अपडेशन होगा, वो सब कुछ भी आप ऑटोमेटिकली ही करोगे? हमारी एक टीम बिल्ड करेंगे और हमारी टीम रहेगी। हर साल विजिट करेंगे। अगर कहीं मान लीजिए कि कोई एक मान लो बिहार है, बिहार में हमने हमारा रोबोट भेजा है और एक साल के अंदर अंदर कोई बोरवेल दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि बिहार में कम होती है लेकिन कम होती है। फिर भी हमारी टीम एक साल में एक बार विजिट करेंगी, रोबोट को देखेंगे, उसकी बैटरीज वगैरह, उसकी हेल्थ चेक करेंगे, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा वो करेंगे। और अगर कहीं बोरवेल दुर्घटना हुई है और हमारा रोबोट एक बार भी यूज़ हुआ है तो यूज़ होने के बाद तुरंत हमारी टीम जाएगी और उसको फिर से जो नया होगा पूरा अपडेट करेंगी और उसमें जो भी कुछ प्रॉब्लम आया होगा तो उसका सॉल्यूशन वहाँ पर देंगी। तो जैसे आपने बताया कि बिहार में कम होता है, तो कौन से स्टेट्स में सबसे ज़्यादा बोरवेल केसेस आपने देखे हैं? सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये 4 स्टेट ऐसे हैं। और अभी कुछ टाइम से गुजरात में भी थोड़े थोड़े केस आने लगे, तो गुजरात को इंक्लूड करें तो 5 ऐसे स्टेट है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोरवेल दुर्घटनाएं होती है। तो मुझे जानना है कि आपका हम करके दिखाते हैं मोमेंट कौन सा था? देखिए, जब हमने एक बच्चे को रेस्क्यू किया, वो बच्चा बड़ा था, 10 साल का था, बाहर आया, तब उसको पता था कि रेस्क्यू करने वाला यही है। वो गले आकर लिपट गया, तब मतलब ऐसा लगा कि अब ये हम ही कर पाएंगे और कुछ कोई नहीं कर पाएगा। वो खुशी जो एक मासूम बच्चा जो गिरा है, और मतलब वो कोई नहीं जान सकता कि उसमें क्या बीती होगी और वो माँ बाप में क्या बीती होगी जब उनका बच्चा ऐसा हुआ है। और वो खुशी जो आपने दिया है, वो जैसे आपने बोला 1 घंटे में वो बच्ची आ गई है ऊपर। जी बिल्कुल। तो वो खुशी मतलब अल्टीमेट हैप्पीनेस है, उससे ज़्यादा तो आपको कुछ नहीं चाहिए। आपका जीवन का वो मकसद ही पूरा हो चुका है कि यही खुशी है, यही खुशी है। तो इससे मुझे आपसे क्वेश्चन पूछना है कि जैसे आप गुजरात के गांव से आए हो और आपके पिता तो किसान हैं, और उसके बावजूद भी उन्होंने आपको बहुत पढ़ाया है, सब कुछ किया, और आपके तो सारे सिस्टर्स और सब भी बहुत पढ़े लिखे, सब कुछ है ही, मतलब सब कर ही रहे। हाँ बिल्कुल। मैं आपको ऐसा तो नहीं कह पाऊंगा कि सब पढ़े लिखे हैं, क्योंकि पापा किसान थे। मैं पापा मम्मी नहीं पढ़े लिखे होने के बावजूद भी उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। बच्चों को सबको नहीं पढ़ा पाए, क्योंकि छोटा भाई था। अगर मेरा खर्चा भी इतना था कि छोटे भाई को नहीं पढ़ा पाए, तो वो पापा के साथ खेती करने के लग गया। अच्छा, आपका छोटा भाई अभी खेती हाँ, छोटा भाई किसान ही है अभी। पापा अभी भी खेती करते हैं? हाँ, अभी भी खेती करते हैं। और एक बहन जो है उसने घर की जिम्मेदारी संभाल ली, तो वो कम पड़ी और घर की जवाबदारी मम्मी के साथ जो भी कुछ काम करना है घर की जिम्मेदारी भी बहुत ही होती है, तो किसी ना किसी को तो उसने ले ली। पर फिर मैं बड़ा हो गया, पापा ने मुझे पढ़ा लिखा दिया, तो छोटी बहन थी तो उसको पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। तब मैंने सोचा कि अब ये पढ़ेगी और ये कुछ ना कुछ करके दिखाएगी। तो आप में भी वही सेम जो आपके पापा को आप पे उम्मीद थी, अभी आपको आपकी छोटी बहन पे उम्मीद है कि हाँ ये भी करके ही दिखाएगी। जी बिल्कुल। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स है, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? लगे रहो, एक ही एडवाइस है। आइडिया के ऊपर रिसर्च करो, बारीकी से बारीक उसका जो पॉइंट है ना उसको पकड़ लो, फिर मैदान में उतर जाओ, आपको कोई नहीं रोक पाएगा। जैसा मैंने किया, 5 साल तक मैंने इस आइडिया के ऊपर इतना काम किया कि तब तक मैंने मेरा कंपनी भी स्टार्ट नहीं किया था, सिर्फ सेवा कर रहा था। जब मुझे पता चला कि अब कोई नहीं रोक पाएगा, अब मेरा जो इन्वेंशन है वो परफेक्ट है, फिर मैदान में अभी आ गया हूँ। तो अब हमारी कंपनी है ना कुछ 2 साल के अंदर बहुत बड़ा करके दिखाएगी। क्या बात है, क्या बात है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, और मुझे लगता है कि जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं वो बहुत ही इंस्पायर्ड रहेंगे कि आप एक छोटे से गांव से होके आपने इतना सारा चीज़ें अचीव कर लिया और अभी भी आप कर ही रहे हो। जी बिल्कुल। तो आई होप एवरीबडी गेट्स इंस्पायर्ड बाय दिस।
आपको कौन से पुरस्कार मिले हैं इस देश के लिए कुछ करने के लिए? देखिए, अलग अलग स्टेट से मुझे मिले हैं। गोवा की ओर से नेशनल प्राइड का अवार्ड भी मिला हुआ है, मध्य प्रदेश की ओर से भी मिला हुआ है, अभी पंजाब की ओर से भी मिला हुआ है, और छत्तीसगढ़ से की ओर से भी मिला हुआ है, गुजरात प्राइड का गुजरात से मिला हुआ है। तो अवार्ड्स तो कई सारे मिले हैं, लेकिन अवार्ड्स के लिए काम हम नहीं करते। और कभी कभी कोई ऐसे स्टेट होते हैं तो उसको हमें मना भी करना पड़ता है कि भाई हम शायद नहीं आ पाएंगे अवार्ड लेने के लिए। और फ्यूचर में भी होप करते हैं कि हमारा जो काम है उसकी सराहना हमें मिलेगी। मुझे तो लगता है कि आपको नेशनल पुरस्कार ये सब मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आपने एक हिस्ट्री बनाया है। जी बिल्कुल। आई होप कि ये पॉडकास्ट के बाद आप में भी वो उम्मीद हो कि आप चाहे कहीं से भी हो, आप चाहे गुजरात से हो या एक मेट्रोपॉलिटन सिटी से हो या चाहे आप गांव से हो, आप इस देश के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आज के एंटरप्रेन्योर महेश जी से मिलने के बाद काफ़ी कुछ सीखा है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ही इज स्टिल ग्राउंडेड। हैट्स ऑफ टू हिम फॉर एन इंस्पायरिंग स्टोरी। और आई होप ये कहानी आपको भी बहुत ही अच्छी लगी। थैंक यू महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपकी कहानी हम सबको बताने के लिए। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर प्रोजेक्ट्स। थैंक यू सो मच। सो ये थी कहानी महेश जी की। ऐसे और इंस्पायरिंग कहानी के लिए जुड़े रहिए आइडिया बास पॉडकास्ट के साथ। आइडिया आपका, पैसा हमारा, पावर्ड बाय अदानी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।